नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। दोनों है ही सेम, मतलब दोनों को फाइंड करने का तरीका सेम है, मेथड सेम है। बट मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स का या कोवलेंट कंपाउंड्स का फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं, टर्म यूज़ करते हैं, और फार्मूला मास टर्म यूज़ करते हैं फार्मूला यूनिट्स या आयनिक कंपाउंड्स का मास फाइंड करने के लिए। सम ऑफ दोनों का तरीका एक ही है, सम ऑफ एटॉमिक मैसेज, मतलब आपको कोई भी कंपाउंड दे दिया जाए, चाहे वो कोवलेंट कंपाउंड है चाहे वो आयनिक कंपाउंड है, दोनों के एटॉमिक मैसेज को आपको जो भी फार्मूला दे दिया जाए, जैसे वाटर कोवलेंट कंपाउंड है या मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, और NaCl यानी कि नमक जो है फार्मूला कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, फार्मूला यूनिट है। तो उनके एटॉमिक मैसेज, मतलब जो भी फार्मूला है, जैसे वाटर का फार्मूला है H2O, और NaCl का फार्मूला है, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला है, सॉल्ट का फार्मूला है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। दो एलिमेंट्स हैं, उधर भी दो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब पहले हम इनके एटॉमिक मैसेज को देखेंगे पीरियोडिक टेबल से। कैसे हमें पता चलेगा पीरियोडिक टेबल में देख के कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। इसी तरह सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है और क्लोरीन का एटॉमिक मास जो होता है 35.5 होता है। दोनों की डेफिनेशंस भी सेम है। मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। अब एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं, ये जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उनका हमने एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल से देखना है और उनको आपस में प्लस कर देना है। इसी तरह फार्मूला मास में है कि हम आयनिक कंपाउंड का या जो भी हमें कंपाउंड दिया गया है, फार्मूला यूनिट दिया गया है, उसके एटॉमिक मास को हमने देखना है पीरियोडिक टेबल से और उसको प्लस कर देना है। तो मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, यानी कि सम क्या होता है, प्लस करना, यानी कि एटॉमिक मैसेज को आपने जितने भी एटम्स एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं उन तमाम एटम्स का एटॉमिक मास आपने पीरियोडिक टेबल से देख के उनको आपस में प्लस कर देना है। इसी तरह फार्मूला मास की डेफिनेशन है सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। वही सेम चीज हो गई, सब्सटेंस और कंपाउंड और फार्मूला यूनिट और फार्मूला आयनिक कंपाउंड, यानी कि जो भी आपको फार्मूला यूनिट या आयनिक कंपाउंड दिया जाता है या सब्सटेंस दे दिया जाता है, उसके एटॉमिक मैसेज को पीरियोडिक टेबल से देखना और उसको आपस में प्लस कर लेना। अब जैसे कि एग्जांपल दी हुई है मॉलिक्यूलर मास की, दो एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई है, वाटर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है कि हाइड्रोजन कितनी है, यानी कि जितनी हाइड्रोजन्स होती हैं ना या जितना एटम होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना होता है पहले उनके एटॉमिक मास से, और फिर आपस में तमाम के एटॉमिक मास को प्लस कर देना होता है। दो हाइड्रोजन्स हैं और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और दरमियान में प्लस, यानी कि सम करना है ना हमने। ये एक साइड पे हाइड्रोजन का है और एक साइड पे ऑक्सीजन का है, और कितनी ऑक्सीजन हैं, 1 ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। इनको मल्टीप्लाई करना है, 2 1 2 और 16 1 16, 16 + 2 = 18, 18 AMU, AMU यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट, सो 18 इज द एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। इसी तरह ग्लूकोज का फार्मूला है, ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6, 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। अब कितनी कार्बन है, 6 कार्बन है और कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, सो 6 × 12 प्लस कितनी हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन है, मल्टीप्लाई बाय 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, और कितनी ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। तो ये सारा प्लस और मल्टीप्लाई पहले करेंगे, फिर प्लस करने के बाद आंसर आएगा 180 AMU इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। इसी तरह फॉर्मूला मास हमने लिया हुआ है, सोडियम लिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड लिया हुआ है, NaCl लिया हुआ है। सोडियम एक ही है, क्लोरीन भी एक ही है, तो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5। जब आपस में प्लस करेंगे तो ये बनेगा 58.5, 58.5 AMU इज द एटॉमिक मास ऑफ फार्मूला मास ऑफ NaCl और सोडियम क्लोराइड। इसी तरह फार्मूला मास दिया हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट का। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है। बेकिंग सोडा जो हम यूज़ करते हैं किस किस चीज़ों में यूज़ करते हैं, हम केक में यूज़ करते हैं उसकी डो को राइस करने के लिए, और ये बेकिंग सोडा डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ होता है। इसका फार्मूला है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। तो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। सिर्फ यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, बाकी सब एक एक हैं, तो हम 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ऑक्सीजन इस फॉर्मूले में 3 है, 16 × 3
वो आ जाएगा 48। तो 23 + 1 + 12 + 48 को आपस में प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 84 AMU। 84 AMU इज़ द एटॉमिक मास ऑफ फार्मूला मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये बेकिंग सोडा का फार्मूला मास है या मास है। तो इन सबको कैलकुलेट करने का यही तरीका है कि हमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको आपस में प्लस कर देना होता है और हमारा आंसर निकल आता है। हम किसी भी कंपाउंड का हम मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास निकाल सकते हैं खुद से, इस तरह पीरियोडिक टेबल से एटॉमिक मासेस को देख के आपस में प्लस करके। इसी तरह एग्जामिनर बहुत से क्वेश्चन आस्क करता है और आपकी सेल्फ असेसमेंट में भी एक क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में बार बार रिपीट होता है। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास ऑफ दीज टू कंपाउंड्स। ये आपके सेल्फ असेसमेंट से क्वेश्चन है। यूरिया का और अमोनियम नाइट्रेट का फार्मूला मास जो है निकालना है। ये आपको पहले भी मैंने बताया है कि जितने भी जो भी कंपाउंड होता है उस कंपाउंड के एटॉमिक मासेस को आपस में प्लस करना होता है। तो कंपाउंड के तमाम एलिमेंट्स का एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल से देखना है और उन्हें आपस में प्लस कर लेना है। अब यहाँ पे NH2 ट्वाइस यानी कि 2 ही नाइट्रोजन्स हैं और हाइड्रोजन ऑलरेडी ब्रैकेट के अंदर 2 हैं तो वो ब्रैकेट के बाहर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये N2H4 बन जाएगा। मतलब कि 2 नाइट्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 1 कार्बन, 1 ऑक्सीजन। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14। तो 2 नाइट्रोजन है तो 14 × 2, 2 हाइड्रोजन हैं तो 2 × 2 और कार्बन 1 है उसका एटॉमिक मास होता है 12 और ऑक्सीजन 1 है उसका एटॉमिक मास होता है 16। जब 14 × 2 28, 2 2 = 4, 12 + 16 इनको आपस में प्लस करेंगे तो 60 आंसर आएगा। 16 AMU और एटॉमिक मास यूनिट इज़ द मोल फार्मूला मास ऑफ यूरिया। इसी तरह फार्मूला मास ऑफ अमोनियम नाइट्रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें अमोनियम नाइट्रेट का फार्मूला है NH4NO3। NH4NO3 का ये तमाम एलिमेंट्स यानी नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फॉर्म एटॉमिक मास जो है हम पीरियोडिक टेबल से देख लेंगे और उन्हें आपस में प्लस कर लेंगे। अब यहाँ पे नाइट्रोजन, पहले नाइट्रोजन 1 है NH4NO3 तो नाइट्रोजन 1 है उसका एटॉमिक मास है 14, हाइड्रोजन 4 है तो एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 है, 1 × 4। एक और नाइट्रोजन है फिर उसका एटॉमिक मास 14 है। 3 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, 16 × 3। तो 14 + 4 + 14 + 48 = 80 MU। 80 एटॉमिक मास यूनिट, 80 इज द फार्मूला मास ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट आयन। व्हाट इज आयन? एटम एज अ होल इज़ अ न्यूट्रल। आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं और 118 एलिमेंट्स जो एग्जिस्ट करते हैं उन सब के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो सब के सब न्यूट्रल होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जितने ही एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितने ही प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो एज अ होल जो है उसको न्यूट्रल कर देते हैं, इसलिए उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अब आयन क्या होता है? आयन इज़ अ चार्ज स्पीशी। आयन क्या होता है? चार्ज स्पीशी होता है, मतलब जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज हो, या पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो। आयन इज अ चार्ज स्पीशी फॉर्म फ्रॉम एन एटम बाय एडिंग और रिमूविंग इलेक्ट्रॉन। अब एटम के अंदर से या हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करें या इलेक्ट्रॉन ऐड करें, इलेक्ट्रॉन रिमूव या ऐड करने के बाद अगर हम उसमें ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन को तो नेगेटिव आयन बनता है, तो उसको कहते हैं एन आयन। और अगर हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉन, रिमूव करेंगे, तो वो बनता है पॉजिटिव आयन, दैट इज कॉल्ड कैटायन। अब 2 तरह के आयन्स होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयन्स एंड नेगेटिवली चार्ज आयन। पॉजिटिवली चार्ज आयन्स को कहते हैं कैटायन्स और नेगेटिवली चार्ज आयन्स को कहते हैं एनायन। अब जैसे सोडियम एटम से सोडियम आयन बना, सोडियम एटम से Na+ सोडियम आयन बना बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल से लूज करता है तो बना देता है सोडियम आयन। अब जितने ही इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं उतने ही वो पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से लूज हुआ है तो सोडियम के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आया है। अगर कैल्शियम, जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है अपने वैलेंस शेल से तो ये बना देता है Ca+2 आयन बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं उतने ही चार्जेस आ जाते हैं। कैल्शियम से 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं इसलिए 2 पॉजिटिव चार्जेस आ गए हैं। नेगेटिवली चार्ज आयन्स को कहते हैं एनाइंस। एनाइंस सब जैसे कि एग्जांपल है क्लोरीन और ऑक्सीजन की। क्लोरीन से क्लोराइड आयन बना और ऑक्सीजन से ऑक्साइड आयन बना, और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया और बना दिया Cl नेगेटिव।
यानी कि एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो एक नेगेटिव चार्ज आ गया, और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है अपने वैलेंस शेल के अंदर तो आ गया O-2 यानी ऑक्साइड आयन, ऑक्सीजन से ऑक्साइड आयन बना बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने ही इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं उतने पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। ये होते हैं कैटाइंस और एनाइंस। अब ये देखें, एग्जाम्पल देखें किस तरह से सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अब ये सोडियम का मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है सोडियम एटम का। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और एटॉमिक मास होता है 23। तो 11 जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, हमें पता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स है, 11 प्रोटॉन्स हैं और 12 न्यूट्रॉन्स हैं, क्योंकि 23 में से 11 तो प्रोटॉन्स हैं, इसका मतलब बाकी 12 जो है न्यूट्रॉन्स है सोडियम में। तो अब पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, दूसरे में 8 जा सकते हैं। अब पहले में 2 चले जाते हैं, 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में चले गए, 8 दूसरे शेल में चले गए और तीसरे शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। अब ये एक एटम ये जो है स्टेबल नहीं है। एटम्स जो है क्यों लूज करते हैं और गेन करते हैं और क्यों रिएक्ट करते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा, क्योंकि वो अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। ये स्टेबल नहीं है। अब एक एटम के वैलेंस शेल में या 2 इलेक्ट्रॉन्स हो या 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, तब जाके वो जो है स्टेबल होते हैं एटम्स जो हैं। तो ये वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, बजाय इसके कि ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है गेन कर ले सोडियम, जो इसके लिए बहुत मुश्किल है, वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर देता है। अब सोडियम एटम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और सोडियम आयन बना देगा या कैटायन बना देगा। तो सोडियम के अंदर अब 1 इलेक्ट्रॉन के लूज होने की वजह से 11 की बजाय 10 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। तो सोडियम में अब 11 सोडियम आयन में, पॉजिटिव आयन में, सोडियम कैटायन में अब 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 प्रोटॉन्स हैं और 12 न्यूट्रॉन्स हैं। 1 इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से एज अ होल जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव आयन्स कम हो गए और पॉजिटिव आयन्स ज़्यादा हैं, 11 हैं, इसलिए एटम के ऊपर एज अ होल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस तरह से पॉजिटिव आयन्स बनते हैं। अब ये देखिए क्लोरीन की एग्जाम्पल को। अब क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 17 और एटॉमिक नंबर होता है 17 और एटॉमिक मास होता है 35। 17 जो है प्रोटॉन्स का नंबर है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है, यानी कि क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 17 प्रोटॉन्स होते हैं और 18 न्यूट्रॉन्स होते हैं। क्योंकि 35 में से 17 निकालो तो 18 बचता है, इसका मतलब 18 न्यूट्रॉन्स हैं क्लोरीन के अंदर। अब ये एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है क्लोरीन का। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। टोटल हो गए 17, 2, 8, 10 हो गए और 10 और 7 17 इलेक्ट्रॉन्स हो गए या 17 प्रोटॉन्स होते हैं। अब ये 17 इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो होता है इस तरह से पेयर फॉर्म में होता है। जो ये आखिरी शेल होता है उसको वैलेंस शेल कहते हैं। अब ये वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये जो 7 इलेक्ट्रॉन्स है मतलब एक का पेयर नहीं प्रेजेंट, बाकी सब पेयर फॉर्म में है, एक का पेयर नहीं प्रेजेंट, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। एटम वैलेंस शेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो तब जाके स्टेबल होता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं अब क्लोरीन ने, फिर जाके ये स्टेबल होगा और वैलेंस शेल के अंदर। और ये 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा क्लोरीन जो है, गेन करने के बाद ये बना देगा क्लोराइड आयन। तो Cl से Cl नेगेटिव बनेगा बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन की ही जगह है 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, फिर जाके ये स्टेबल हो जाएगा, इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड एनाइन और नेगेटिवली चार्ज आयन बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, इसी तरह ये स्टेबल होगा। इसी तरह मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है? मॉलिक्यूलर आयन वो होता है जब व्हेन अ मॉलिक्यूल, ये तो आयन तो वो होता है ना जो एटम लूज करे। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करे वो कहलाता है आयन। जब मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन या लूज करे या गेन करे वो कहलाता है मॉलिक्यूलर आयन। जैसे कि मॉलिक्यूलर आयन में ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यानी कि O2 जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो कहला देगा O2+, यानी कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन। जब मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करे दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन। सो फ्री रेडिकल क्या होता है? इग्नोर माय ड्राइंग। फ्री रेडिकल क्या होता है? फ्री रेडिकल, अब जैसे कि हमने अभी देखा कि आयंस क्या होते हैं, आयंस भी एटम्स ही होते हैं, लेकिन एटम जब इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है तो वो बना देता है आयन।
इसी तरह फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, ये भी एटम ही होते हैं। फ्री रेडिकल इज एन एटम विच हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो एटम जिसके पास पेयर ना हो इलेक्ट्रॉन्स का, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो या ओड इलेक्ट्रॉन्स हो, एंड दैट बेयर्स नो इलेक्ट्रिकल चार्ज, जिसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज ना हो, वो फ्री रेडिकल्स कहलाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी ये एग्जांपल देख लें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन की एग्जांपल देख लें। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, यानी कि हाइड्रोजन में 1 ही प्रोटॉन होता है, 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। एटॉमिक नंबर से हमें पता चलता है एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन का कोई पेयर नहीं है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही डॉट है, यानी कि ऑड इलेक्ट्रॉन है, इवन नहीं है, पेयर्ड नहीं है, अनपेयर्ड है। सो दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। इसी तरह हमने अभी क्लोरीन का स्ट्रक्चर भी देखा था, एटॉमिक स्ट्रक्चर आयंस में। अब दोबारा से देख लें क्लोरीन का स्ट्रक्चर के फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35 और एटॉमिक नंबर होता है 17 प्रोटॉन्स होते हैं और 17 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये 17 इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं, पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और तीसरे शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो ये 7th इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर्ड है, जिसका कोई पेयर प्रेजेंट नहीं है, दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होता है, दैट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब क्लोराइड आयन, अब ये भी आ जाता होता है क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आयन एंड फ्री रेडिकल। पहले आप आयन की डेफिनेशन लिखेंगे कि आयन इज अ स्पीशीज दैट हैज एनी चार्ज, यानी कि उसके ऊपर कोई चार्ज हो, या पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, या कैटाइन हो या एनाइन हो, वो आयन कहलाएगा। जैसे कि क्लोराइड आयन। अब क्लोराइड आयन यानी कि वैलेंस शेल की सिर्फ बात करते होते हैं। ये वैलेंस शेल के 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के ऊपर बने हुए हैं डॉट फॉर्म में, और एक जो है इलेक्ट्रॉन कम है, यानी कि अनपेयर्ड है ये। तो क्लोराइड आयन कैसे बनेगा, जब ये क्लोरीन 8 मतलब 8th इलेक्ट्रॉन किसी और एटम से लेके अपने आप को स्टेबल कर लेगा बॉन्ड बनाने के लिए, यानी कि जब ये 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये गेन करेगा, तो ये पेयर्ड हो जाएगा। जो 7th इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड हो जाएगा, 8 हो जाएंगे टोटल, और एटम भी स्टेबल हो जाएगा और ये बन जाएगा क्लोराइड आयन। और इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और फ्री रेडिकल क्या होता है, जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन्स हो, यानी कि वो 7 के 7 जैसे कि वो है न्यूट्रल एटम, उसके अंदर वो अनपेयर्ड फॉर्म में एक इलेक्ट्रॉन हो, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, दैट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल।